एक देही इलाके में सोनम नाम की लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है गरम मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम ले लो। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। दवाखाने के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वो एक बार सोनम के छोले जरूर नौश फरमाते। और दवाखाने के बाहर पिंकी नाम की लड़की भी आती थी पापड़ लेकर। उसके पापड़ कम बिका करते थे, इसीलिए वो सोनम से बहुत हसद रखती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन बासी पुराने छोले उठाकर लाती है ये सोनम सड़ियल। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े बासी पापड़ से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहीं नहाई है तू? सोनम शाम को लौटकर अपनी ज़ईफ माँ की खिदमत किया करती थी और उसे दिन भर की गुफ्तगू भी सुनाती। अम्मी जान, एक अमीर शख्स ने मुझे 100 रुपए तोहफे में दिए। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर ज्यादा पैसे देता है तो उसे ही तोहफा कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का तलाश कर ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। एक रोज उसे अपनी माँ को लेकर दवाखाने जाना पड़ा। पिंकी ये देखकर बेहद खुश हुई। सोनम की माँ दवाखाने में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का कारोबार जमा लेती हूँ, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेलना छोड़ दिया और छोले का कारोबार किया, लेकिन पिंकी के छोले लोगों को पसंद ही नहीं आए और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वो दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास खरीदारों की मजलिस हुई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस मरियल के छोले को देखो, लोग कैसे लबालब नौश फरमा रहे हैं। इसे और इसके कारोबारी लोगों को मजा चखाना होगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक रोज जब सोनम अपने छोले की टोकरी बाहर रखकर बैतूल खला गई तो पिंकी ने उसकी टोकरी में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले नौश फरमाए वो खुजली में मुब्तला हो गया। लोग सोनम को दवाखाने के सामने से भगा देते हैं। पिंकी ये सब देखकर बेइंतहा खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनमपुर मीरपुर जाने वाली राह पर बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कर पाऊंगी? सोनम के पास एक ज़ईफ औरत खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी के कुछ छोले मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इसमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने जिस ज़ईफा को अपना 100 का नोट दिया था, उस ज़ईफा ने छोलों की टोकरी पर हाथ रखा। कुछ मोजिज़ा हुआ, फिर वो ज़ईफा चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने ये वाकया अपनी माँ को बताया। ला, एक चम्मच छोले खाकर मैं देखती हूँ, पता चल जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले नौश किए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम अच्छी हो गई। मेरी दुख्तर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम इन्हीं छोलों को दोबारा फरोख्त करने जाना।
सोनम अगले दिन ही छोले लेकर दवाखाने के सामने पहुंची। दवाखाने के बाहर ये बात तेजी से फैल गई थी कि ये लड़की तिलिस्मी छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कई बीमारियां ठीक हो रही है। सोनम के पास मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी अच्छे होकर घर लौट गए। पिंकी को भी ये बात पता चली। तिलिस्मी छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे बुरी तरह खुजली होने लगी। अरे अम्मा, मैं तो मर गई, ये क्या हो रहा है, बहुत तेज खुजली हो रही है। हाँ, 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 मर गई, अरे मर गई मैं। सोनम ने देखा कि वो ज़ईफा, जिसे उसने 100 का नोट दिया था, दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि तिलिस्मी छोले वो ज़ईफा का कमाल है। ज़ईफ औरत पिंकी के पास गई और बोली, क्या अब भी तुम किसी दूसरे के सामान में उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूंगी। हाँ, हाँ, जी, मैं वादा करती हूँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक कर दीजिए, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी मैं, सच में। ज़ईफ औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और आप पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है, बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया, आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना, यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा।
लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई, तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था, वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया। शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है? माधवगंज के घाट पर मदन नाम का एक आदमी खिचड़ी बेचा करता था। मदन काफी मेहनती था, पर उसकी बनाई खिचड़ी किसी को भी पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से नाकामयाबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। आज भी खिचड़ी नहीं बिक रही है। 1 साल से घाट पर जा जाकर मैं खिचड़ी बेच रहा हूँ, पर ये सादा भोजन आज के समय में कौन खाना चाहेगा? तभी चंपक मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन काका, ये खिचड़ी तो हम घर पर भी बना कर खा सकते हैं।
अब तो ये खिचड़ी बनाकर बेचना छोड़ ही दीजिए, कुछ और बेच लीजिए, वरना इसी तरह से तंगी में जिंदगी काटोगे। हाँ जानता हूँ चंपक, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि कुछ और बेचूं, और न ही अब वो उम्र रही कि जाकर मैं कुछ और काम कर पाऊं। तब तो हो गया तुम्हारी जिंदगी का बंटाधार। पर एक बात है, पर भूखे नहीं रहोगे। आखिर ये खिचड़ी पूरी की पूरी तुम्हें ही जो खानी है। चंपक की बात सुनकर मदन काफी मायूस हो गया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर आकर वो मीनाक्षी से कहने लगा, मुझे माफ कर देना मेरी बेगम कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे गरीब के साथ काटनी पड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो कभी आपको अपनी किस्मत का दोषी नहीं ठहराया। फिर भी नहीं, मैं अपनी किस्मत से खुश हूँ। और जहाँ तक रही बात इस खराब हालात की, मैं घाट के पास वाले मंदिर में फिर मनोकामना करूँगी कि वो आपको कामयाबी दें। मैं भी चलूंगा मंदिर, पर कुछ मांगने नहीं बेगम। ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ बना दी, इसी के लिए उन्हें शुक्रिया कहने के लिए। अगले दिन मीनाक्षी और मदन मंदिर से दुआ मांगकर घाट के रास्ते घर लौट रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी की नजर नदी के किनारे पर पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। अरे देखिए जी, कितना खूबसूरत पत्थर है। हाँ, है तो बेहद खूबसूरत। हाँ, इसे घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा तुम कहो बेगम। मदन वो पत्थर उठाता है और दोनों घर लौटकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। बस इसमें उबाल आ जाए तो तुम इसे ढक देना बेगम। जी, आज ये सारी खिचड़ी बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना अब घर में इस महीने के बाद राशन भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी की फिक्र ईश्वर पर छोड़ दो मीनाक्षी। मीनाक्षी उबाल आने पर खिचड़ी को ढकने जाती है और तभी वो पत्थर उसके हाथों से खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, गरीबी में आटा गीला। क्या हो गया? वो चमकीला पत्थर इस खिचड़ी में गिर गया। पहले ही ये मसाला खिचड़ी बिकती नहीं है और अब ये देखिए क्या हो गया। बस इतनी सी बात, फिक्र मत करो, मैं इस पत्थर को अभी निकाल देता हूँ। पर अब दूसरी खिचड़ी बनाने के पैसे कहाँ हैं कि हम फिर से बनाएंगे? वैसे भी ये मसाला खिचड़ी को खरीदेगा नहीं। मुझे देर भी हो रही है, मैं इसी खिचड़ी को लेकर बाजार जा रहा हूँ। मदन घाट पर मसाला खिचड़ी बेचने के लिए खड़ा था और रोज की तरह उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। अरे काका, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप ये क्या बेच रहे हैं? ये खिचड़ी है बेटा, सादा भोजन है, कहो तो निकालूं। काका, सादा भोजन उच्च विचार, आप जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है बेटा। आदमी जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसे उस खिचड़ी का स्वाद इतना लाजवाब लगता है कि वो कुछ ही पल में पूरा प्लेट सफा चट कर जाता है। ऐसी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई काका। ये तो पनीर और दाल मखनी से तो बहुत बढ़िया है। शुक्रिया बेटा, पर मैं जानता हूँ कि ये खाना कुछ लजीज नहीं है बेटा। नहीं काका, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा लजीज खाना मैंने कभी नहीं खाया। आदमी की बात सुनकर चंपक और कुछ आसपास के लोग मदन के पास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या बात है काका, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी जो ये लड़का इतनी खुशी से उछल रहा है? जरा हमें भी तो खिलाओ, हम भी तो देखें। मदन ने खिचड़ी दी। खिचड़ी खाकर सब खुशी से हैरान थे। अरे वाह काका, क्या बात है,
ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था। इस खिचड़ी के आगे तो बड़े बड़े ढाबों के खाने न टिके। शुक्रिया आप सभी का। मैं रोज ऐसे ही खिचड़ी बनाकर लाया करूंगा आपसे। मदन आज बहुत खुश नजर आ रहा था। इस खुशी को देखकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मुझे भी बताइए। तुम भरोसा नहीं कर पाओगी मेरे कहने पर मीनाक्षी। जाओ, जाकर पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। मीनाक्षी खिचड़ी के पतीले को देखती है। कहा था ना तुम्हें भरोसा नहीं होगा। सब बिक गई, सारी की सारी मसाला खिचड़ी बिक गई। पर ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मसाले तो रोज जितने ही पड़ते हैं उतने ही पड़े, लेकिन आज अलग ऐसा क्या हुआ? अलग क्या जी? आज तो बस वो चमकीला पत्थर गिर गया था उस खिचड़ी में, जिससे खिचड़ी और खराब हो गई थी। वही पत्थर, उसी चमकीले पत्थर से इसका जायका बड़ा होगा। जरूर हमारी प्रार्थना के कारण ये हमें ऊपर वाले से मिला है। अब तो हमारी खिचड़ी रोज बिक जाया करेगी और हमें अब पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। अब 1 महीना बीत चुका था और मदन ने अपनी कमाई से मसाला खिचड़ी नाम की एक नई दुकान खोल ली। मदन कुछ लोगों को खिचड़ी दे रहा था, तभी चंपक वहाँ पर आता है। अरे काका, क्या हाल है आजकल आपके? बस ऊपर वाले की दुआ है चंपक। बताओ कितनी प्लेट दूं? नहीं नहीं, मैं आज खिचड़ी खाने नहीं आया, मैं तो कुछ पूछने आया था काका। पूछो बेटा, संकोच कैसा? जो पूछना चाहो पूछो। वो काका, मैंने पहले कुछ गलत बोला हो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अब जाकर मुझे समझ में आया कि सादा भोजन कितना लजीज है, तो इसी वजह से मैं आपसे इसकी बनाने की तरकीब पूछने आया था। अच्छा अच्छा। मदन चंपक को चमकीले पत्थर की बात छोड़कर खिचड़ी बनाने का पूरा तरीका बता देता है। अच्छा काका, ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे ये काका तो बड़े बेवकूफ निकले, पूरी खिचड़ी बनाने की तरकीब ही बता दी। अब तो मैं भी ऐसी ही दुकान खोलूंगा। अगले दिन मदन अपने दुकान पर आता है तो देखता है कि चंपक ने ठीक मदन की दुकान के सामने एक नई मसाला खिचड़ी की दुकान डाल दी है। वाह चंपक, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली। अब तो अफसोस हो रहा होगा काका आपको, मुझे पूरी तरकीब जो बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बेहद खुश हूँ चंपक। बस बस, ये नाटक रहने दीजिए, अब पानी का समय है, आप बाद में आइएगा। ठीक है बेटा। आए बड़े, बोल तो इतने मीठे हैं जैसे कोई खटासी ना हो इनके मन में, वो भी इनकी तरकीब चुराने के बाद। वाह, लोग भी आ रहे हैं। मदन इन कटाक्ष बातों को सुनकर मायूस होकर अपनी दुकान में चला जाता है। कुछ लोग चंपक की नई दुकान देखकर उसके पास आते हैं। तुम भी मसाला खिचड़ी बेचने लगे चंपक? हाँ भाई, आओ खा के देखो कितनी लजीज बनी है। चंपक वहाँ उसकी दुकान पर आए हुए लोगों को खिचड़ी परोसता है। सबने खिचड़ी खाई, पर किसी ने कोई खास तारीफ नहीं की। अरे क्या बात है मक्खनचू, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर मसाले कुछ खास नहीं है। जैसी घर में बनती है वैसी ही है। लगता है बस मदन काका ही बना सकते हैं बेहतर खिचड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खिचड़ी बिल्कुल काका की तरकीब के हिसाब से ही बनाई थी। इस मदन काका ने हमको धोखा दिया है, जरूर विधि में मुझे कुछ कम बताया होगा। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से तरकीब पूछी है और अब उन पर ही विश्वासघात का आरोप लगा रहे हो। ये तो काका का बड़प्पन था जो उन्होंने तुम्हें इसकी तरकीब बता दी। अरे भैया गुस्सा ना हो, मैं तो कुछ
यूं ही बोल गया। चंपक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने दांत पीसकर रह जाता है। अगले दिन चंपक मदन की खिचड़ी का राज जानने उसकी खिड़की के पास छुपकर मीनाक्षी को खिचड़ी बनाते हुए देखता है। बस मसाले पड़ गए हैं, उबाल आते ही इसमें पत्थर डुबो देना और फिर ढककर बाहर आ जाओ। जी अभी आई। अच्छा, तो इस चमकीले पत्थर को खिचड़ी में डालने के बाद ही खिचड़ी लजीज बनती है। मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। अब रसोई घर खाली था। मौके का फायदा उठाते हुए चंपक रसोई में आता है और पत्थर उठाने की कोशिश करता है। तभी मदन रसोई में आ जाता है। अरे चंपक, तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? और ये पत्थर कहाँ ले जाना चाहते हो? रखो इसे। अरे काका, माफ करना, मैं तो बस समझने के नाते देखना चाहता था कि इस पत्थर से इतनी लजीज खिचड़ी कैसे बन जाती है। अच्छा, मैं समझता हूँ चंपक, जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह से चोरी करना तो ठीक नहीं ना। माफ करना काका, किसी से बोलिएगा ना, मुझे भी बस आपकी तरह खिचड़ी बनाकर बेचनी है। केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये पत्थर कहाँ से मिला। ठीक है, चलो बताता हूँ। मैंने पास के घाट वाले मंदिर में मन्नत मांगी थी। उसके बाद हमें नदी के पास ये चमकीला पत्थर मिला। अच्छा काका, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मूर्खों की सोचने की क्षमता अलग ही होती है। एक बार तरकीब चुरा ली इनसे, फिर भी चमकीले पत्थर की पूरी तरकीब बता दी मुझे। चंपक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मदन ने कहा था। दुआ मांगने के बाद वो नदी किनारे पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसे एक चमकीला पत्थर नजर आता है। वैसा ही हुआ बिल्कुल जैसा मदन काका ने कहा था। अब देखता हूँ कि मेरी दुकान कैसे नहीं चलेगी। सिर्फ एक बार दुकान चल जाए, फिर काका को तो देख लिया जाएगा। चंपक अपनी दुकान पर खड़े होकर सबको आवाज लगाने लगा। तभी वहाँ पर मक्खनचू आ गया। आओ आओ और दुनिया की लजीज खिचड़ी खाओ। आओ आओ। क्या बात है चंपक, आज कोई नई तरकीब चुरा लाए हो क्या? अरे खा के तो देखिए, मैंने खुद बनाई है और चखी भी है। अच्छा, लाओ भाई, देखें कि क्या नया बनाया है। ये लीजिए गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी। मक्खनचू ने जैसे ही एक निवाला खाया, उसे खिचड़ी की जगह मिट्टी का स्वाद आने लगा और उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। हाय, ये क्या खिला दिया? तुम्हारी तो मैं शिकायत करूंगा चंपक। अरे भैया माफ कीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो खुद चखा था इसे। तभी वहाँ मदन पानी लेकर दौड़ते हुए आता है। ये लो, ये पानी पियो मक्खनचू। शुक्रिया काका। अरे इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो इन्हीं काका ने कहा था कि नदी के किनारे पत्थर मिलेगा जिससे खिचड़ी बेहद लजीज बनेगी। इसमें अगर कहीं से कहीं तक किसी की गलती है तो वो चंपक तुम्हारी ही है। तुम मेरे साथ धोखा करके तरकीब पूछ सकते हो या पत्थर चोरी करने की कोशिश भी कर सकते हो, लेकिन तुम खुद से और ऊपर वाले से छल नहीं कर सकते। मदन की बात सुनकर चंपक को अपने लालच और अपनी गलतियों पर अफसोस हुआ। इस घटना के बाद से मदन की जिंदगी खुशहाल रही। अम्मी चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तुम 5 मिनट अम्मी के पास ही बैठो। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद
विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल, अम्मी अचानक से बेहोश हो गई हैं। प्लीज चलकर हमारी मदद कर दीजिए। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की अम्मी अभी भी बेहोश पड़ी थी और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की अम्मी दाखिल हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आके बैठता है। सरिता, खैरियत से तो हो ना? अंकल, अम्मी को ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक दाखिल करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की अम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की अम्मी घर पे आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी आ जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। वक्त कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था। कितने खुश थे हम। अब्बू रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ लजीज खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते, हंसते और घूमने जाया करते थे। मेरे अब्बू की मैं लाडली थी, लेकिन उस दिन सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो अब सिर्फ हमारे अम्मी अब्बू का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि दीपू अपने घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरा ख्याल रख रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेके आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, अब ये घर मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो विक्रम अंकल पर भरोसा करती थी, पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने कब्जे में कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास अब कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। अम्मी अब्बू हमें छोड़कर कहाँ चले गए? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, अम्मी अब्बू कहीं नहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख भी रहे हैं। बस हमारे पास नहीं आ सकते, पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें जरूर कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बहुत ही मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दीजिए। प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से। हमारे पास फ्री फोकट खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ जाकर इनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत ही दया आती है। वो कहता है, बताओ मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत स्वादिष्ट छोले और कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है।
अगर आप इसमें मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ रकम लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मान सकती। अपने अब्बू अम्मी को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपनी रोजगार शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने जीवन को खत्म कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी, क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे दुरुस्त करवा कर कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत ही लजीज होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत ही नाज होता है। सरिता रामधारी का अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसकी सारी रकम चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उससे वो दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 सालों तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और इसका भाई दीपू पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपने अम्मी की तरह ही मानता है और वो अपनी तरक्की की वजह सरिता को ही मानता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने वाली के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के हाथ के छोले कुलचे खाने के लिए आते ही रहते हैं।